Very good afternoon to you all. So today's class is on digestion and absorption of proteins. Chemistry of proteins हो गया? थोड़ा ही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. So basically इतना आइडिया तो है कि proteins are made up of amino acids. Amino acids are linked by which bonds? Peptide bonds. हर अमाइनो जो जितनी भी प्रोटीन है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, राइट. एंड एवरी लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन हैज टू टर्मिनल्स या टू एंड्स. कौन से होते हैं वो दो एंड्स? हाँ बोलो. एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. एन टर्मिनल इज द वन विच कंटेन्स विच ग्रुप? Amino group. And C terminal is the end which contains which group? Carboxy group. ठीक है, बस इतना ही बेसिक चाहिए इस क्लास के लिए. So basically this class was supposed to be taken by Arun sir, but due to some reasons he is not available. So let's continue. Okay, so just first to brief you about what is the overall overview of the protein metabolism, digestion and absorption. देखो प्रोटीन्स बॉडी में दो तरह की, जो हम ब्लड स्ट्रीम की अगर बात करें तो ब्लड स्ट्रीम में दो सोर्स होते हैं जहां से प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड्स आती है. फर्स्ट इज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सोर्स या डाइजेस्टिव प्रोटीन्स जो होती है, डाइटरी प्रोटीन्स बोल लो, द वन विच वी कंज्यूम इन आवर डाइट. ठीक है, तो डाइटरी प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू, बताओ, ये तो सिंपल है यार, ये तो क्लास 12th 10th में भी पढ़ते आ रहे हो, अमाइनो एसिड्स. ठीक है. सिमिलरली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मतलब जो हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स है, द प्रोटीन्स विच मेकअप और बॉडी स्ट्रक्चर. दीज प्रोटीन्स ऑल्सो अंडरगो अ टर्नओवर. ये प्रोटीन्स कंटिन्यूसली सिंथेसाइज भी होती रहती है एंड कंटिन्यूसली डिग्रेड भी होती रहती है. सो इनके डिग्रेडेशन से भी अमाइनो एसिड्स रिलीज होती है. सो डाइटरी प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन इन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. Similarly, intrinsic proteins of the body, they undergo catabolism and degradation and they also enter the bloodstream as amino acids. तो सारा एक अमाइनो एसिड का पूल आप समझ लो कि ब्लड में एंटर होता है. So this is the basic structure of amino acid. A carbon atom which has amino group on one end, carboxylic group on one end, hydrocarbon chain, इस चेन की जगह रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, and a hydrogen atom. So this is the basic structure of amino acid. Amino acids once they are absorbed, they undergo metabolism. तो इसका मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में होता है. इनिशियली जो लिवर के अंदर सबसे पहला मेटाबॉलिज्म का स्टेप होता है, दैट इज ट्रांसएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन. All this will be discussed in later classes जब मेटाबॉलिज्म डिस्कस होगा. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जो लिवर में होता है, उसके रीजन से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट द अमाइनो ग्रुप गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन अमाइनो एसिड. जब किसी भी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप सेपरेट हो जाता है तो पीछे जो बचता है, द रिमाइंडर इज नोन एज अल्फा कीटो एसिड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अमाइनो एसिड आपने नाम सुना होगा एलेनिन, सुना है? अगर एलेनिन में से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड होती है, दैट इज नथिंग एल्स देन पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड. पाइरुविक पढ़ा है? पाइरुवेट पढ़ा है? कहां पढ़ा है? ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है. ऐसे ही एक अमाइनो एसिड होती है एस्पार्टेट. एस्पार्टेट में से अगर अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा तो द रिमाइंडर विच इज नोन एज इट्स अल्फा कीटो एसिड, उसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये भी पढ़ा है, ठीक है. तो ऐसे ही हर अमाइनो एसिड की कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड होती है. अमाइनो ग्रुप जब रिमूव हो जाता है, इफ आवर बॉडी रिक्वायरमेंट इज सच दैट द बॉडी कंसिडर्स दैट अमाइनो ग्रुप टू बी अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. दैट अकर्स इन यूरिया साइकिल विच टेक्स प्लेस इन लिवर and it is eventually excreted out in the urine in form of urea.
अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि बॉडी को लगता है कि हमें ये अमाइनो ग्रुप वापस चाहिए दोबारा किसी प्रोटीन की सिंथेसिस में काम में लेने के लिए, तो इट गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स बायोसिंथेसिस। दिस इज द बेसिक वर्क फ्लो बोल लो या एक पैटर्न बोल लो जिसमें अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। बचा अल्फा कीटो एसिड। तो अल्फा कीटो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो दो तरह के मेटाबॉलिज्म में वो एंटर कर सकती है। या तो वो ग्लूकोजेनिक हो सकती है, दैट इज दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट ले सकती है, या फिर दे कैन बी कीटोजेनिक, दैट मीन्स दे कैन लीड टू द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। तो बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं। कितनी अमाइनो एसिड्स होती है? कितनी होती है? 20, 21, 22, कितनी टोटल? एसेंशियल तो पूछ नहीं रहा हूं मैं, कितनी होती है टोटल? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 20 थी, एक 21st भी डिस्कवर हुई है। चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, क्या है वो 21st अमाइनो एसिड? सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं, दे आर ग्लूकोजेनिक, जो ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाती है, एंड कुछ अमाइनो एसिड्स होती है जो कीटोन बॉडीज को सिंथेसाइज करवाती है। एंड सम अमाइनो एसिड्स डू बोथ फंक्शंस, दे आर ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। तो ये सब आप जब मेटाबॉलिज्म की क्लासेस होंगी तब आप डिटेल में पढ़ोगे। ओके, नाउ कमिंग टू प्रोटीन डाइजेशन। कहां होता है प्रोटीन डाइजेशन? बिगिन कहां होता है? स्टमक में। ठीक है, अब जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती हैं, दीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सिक्रेटेड एज इनएक्टिव zymogens which are later converted into active proteases। प्रोटीएज को हम दो ब्रॉडली स्पीकिंग दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज। क्या डिफरेंस है? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? भाई प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रही है, प्रोटीन का जो लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम कर रही है। तो एंडोपेप्टिडेज कहां से तोड़ेगी? बीच में से, और एक्सोपेप्टिडेज फ्रॉम आइदर एंड्स। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज। नाउ लेट्स सी क्या क्या होती है। स्टमक में जो इनएक्टिव zymogen सिक्रीट होता है दैट इज पेप्सिनोजन। स्टमक डजंट सिक्रीट पेप्सिन। ठीक है, स्टमक जो होती है वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। दिस पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, जो एक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, और ऑलरेडी जो पेप्सिन मॉलिक्यूल्स पहले से एक्टिवेटेड प्रेजेंट है स्टमक में, उनके प्रेजेंस में दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पैनक्रियाज में क्या क्या सिक्रीट होती है? पैनक्रियाज सिक्रीट्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ट्रिप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोपेप्टिडेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। ये एंटेरोपेप्टिडेज कोई अलग से नहीं है, दिस इज जस्ट द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल पेप्टिडेज जो होती है उनको एक कलेक्टिव टर्म यूज किया जाता है, एंटेरोपेप्टिडेज। So these enteropeptidases which are already present in the gastric secretion या जिसमें भी intestinal lumen, they convert trypsinogen into trypsin। और ट्रिप्सिन जो है वो बहुत सारी जो inactive zymogens है उनको एक्टिवेट करता है। So like chymotrypsinogen, it gets converted into chymotrypsin, proelastase into elastase, procarboxypeptidase into carboxypeptidase। तो ये थी पैनक्रियाज की एंजाइम। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होती है प्रो अमाइनोपेप्टिडेज, प्रो ट्राइपेप्टिडेज, प्रो डाइपेप्टिडेज, जो कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिव एंजाइम्स में भी ट्रिप्सिन के थ्रू कन्वर्ट होती है। अब इसमें एक नाम है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज या कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो इसका नेम, एक तो पहली तो बात यह है कि ये एक्सोपेप्टिडेज है। ठीक है, दूसरा इसका नेम सजेस्ट क्या करता है, किस एंड से तोड़ना चालू करेगी प्रोटीन को? कार्बोक्सी टर्मिनल से। सिमिलरली अमाइनोपेप्टिडेज जो है वो किस एंड से तोड़ना चालू करेगी? अमीनो एंड से। तो इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बहुत आपने कॉमन एंजाइम नेम और सुना होगा जो स्टमक से सिक्रीट होती है, जो प्रोटीन डाइजेशन करवाती है। क्या होती है वो? दूसरी रेनिन। बट क्या रेनिन हमारे अंदर एक्टिव होती है? नहीं होती। क्यों? इन्फेंटाइल एज तक ही एक्टिव रहती है। क्योंकि क्या डाइजेस्ट करती है वो? मिल्क में भी स्पेसिफिकली कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। बट रेनिन एंजाइम के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, भाई बनती तो है वो, बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसमें बननी चालू होती है, इन्फेंटाइल एज तक बनती है। बट आफ्टर द इन्फेंट क्रॉसेस द इन्फेंटाइल पीरियड, उसके बाद उस
एंजाइम का जो जीन है, जिस जीन से वो एंजाइम बन रही है, उस जीन का जीन एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाता है, तो वो एंजाइम बनती है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर बिकॉज इट इज नॉट मच रेलेवेंट. नाउ लेट्स सी what are the different functions of endopeptidase and exopeptidase. So endopeptidase, these hydrolyze the peptide bond between two specific amino acids, whereas exopeptidase, they cause hydrolysis of peptide bond one at a time from the end. एक एंड से तोड़ रही है, एक बीच में से तोड़ रही है. पेप्सिन उन प्रोटीन्स को या उन पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करती है विच आर एडजेसेंट टू अमाइनो एसिड विद बल्की साइड चेन्स, जैसे कि एरोमेटिक साइड चेन्स हो गई. कौन कौन सी होती है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स? फॉर एग्जांपल फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ठीक है, ये सब होती. तो इनको अगर पेप्टाइड बॉन्ड के आइदर साइड पे ये वाली अमाइनो एसिड है तब पेप्सिन ज्यादा उस पर एक्ट करेगी, या फिर बल्की है, बल्की मतलब ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है. ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कौन सी होती है? वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन. VIL जो होती है ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होती हैं. दीज ऑल्सो है बल्की साइड चेन्स बिकॉज दे आर ब्रांच्ड. तो इसलिए जिस भी पेप्टाइड बॉन्ड के आजू बाजू या तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है या ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है तो वहां पे पेप्सिन एक्ट करेगी. ट्रिप्सिन प्राइमरली एक्ट्स ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स व्हिच आर एडजेसेंट टू लाइसिन एंड आर्जिनिन. Chymotrypsin causes hydrolysis of peptide bonds which is adjacent to other aromatic amino acids. और elastase जो होती है it causes the same thing, hydrolysis of peptide bonds but which are adjacent to the amino acids which contain aliphatic side chain. जैसे कि किस में होता है? एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, ठीक है, प्रोलीन, इन सब में होता है. नाउ कमिंग टू एक्सोपेप्टिडेज. कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये हम इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है. वन बॉन्ड एट अ टाइम फ्रॉम कार्बोक्सी टर्मिनल. सिमिलरली अमाइनोपेप्टिडेज, सेम थिंग, वन बॉन्ड एट अ टाइम फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनल. ट्राइपेप्टिडेज कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ, दे एक्ट स्पेसिफिकली ऑन ट्राइपेप्टाइड. ट्राइपेप्टाइड क्या होगी? किसको बोलेंगे, किस मॉलिक्यूल को हम ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे? 4 अमाइनो एसिड्स, ठीक है. इसमें ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं कि उसमें 3 अमाइनो एसिड है, उसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है. तो जहां 3 पेप्टाइड बॉन्ड वाली एक पेप्टाइड आ जाएगी तो वहां स्पेसिफिकली ट्राइपेप्टाइड एक्ट करेगी. एंड डाइपेप्टाइड जहां 2. तो इसमें थोड़ा एक कॉमन सेंस डिक्टेट करता है कि ट्राइपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज हमेशा एंड में जाके एक्ट करेगी, क्योंकि ये छोटे प्रोडक्ट्स कब बनेंगे? जब बड़ी प्रोटीन का अल्टीमेट ये बाकी सारी एंजाइम्स डाइजेशन कर देगी, ठीक है. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स सी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन. Protein digestion breaks down larger proteins into peptides and amino acids. The digested fractions from the intestinal lumen enter the intestinal cells by secondary transport, symport. ये भी पढ़ा है? क्या होता है symport? Symport, ठीक है. और secondary transport क्या होता है? It is not always the same thing. Secondary transport का मीनिंग अलग है, सिम्पोर्ट का मीनिंग अलग है. ऑल्दो एक ही फिनोमेना पे अप्लाई होती है दोनों चीजें, बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. सेकेंडरी हम किस चीज को बोलते हैं? वॉट एवर इज सेकेंडरी, इट मस्ट बी सेकेंडरी टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी प्राइमरी, ठीक है ना. कोई एक प्राइमरी इवेंट हो रहा है जिसके चलते उसके इफेक्ट की वजह से एक सेकेंडरी चीज और क्रिएट हो रही है. तो एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हाँ बताओ फिर, किसने पढ़ा आज सुबह? कौन था ये? ठीक है. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट अकर्स सेकेंडरी टू द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हिच इन्वॉल्व्स सर्टेन एटीपीएज एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन डाइजेशन की बात करें, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो यहां पे जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज अकरिंग सेकेंडरी टू द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम बाय द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज. ठीक है, थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, लेट्स सी क्या होता है ये तो एक जनरल वो है कि अमाइनो एसिड्स जो होती है, जो फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, दे एंटर द इंटेस्टाइनल सेल्स बाय सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट. या सिम्पोर्ट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट. सिमिलरली एंटीपोर्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट. तो इस तरह से ये इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर एंटर होती है और इसी तरह से ये इंटेस्टाइन के सेल्स के बाहर एग्जिट करती है एंड दे एंटर द पोर्टल वे.
लार्जर पेप्टाइड्स जो होती हैं वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के लिए थोड़ी बड़ी होती है. बिकॉज ऑफ देयर साइज दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो दे आर एब्जॉर्ब बाय अ पैरासेलुलर रूट. पैरासेलुलर मतलब दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो पतली सी गली है वहां से निकल के जाती है. ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी बिग स्पेस बट बिग इनफ फॉर द लार्जर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. तो जो थोड़े बहुत प्रोटीन, ऑल्दो इट इज अ वेरी माइनर फ्रैक्शन, कुछ ये जो लार्जर पेप्टाइड्स हैं बहुत कम ऐसे लार्जर पेप्टाइड्स होती हैं जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होती है, बट नेवरदलेस दैट फिनोमेना टेक्स प्लेस. सो दैट अकर्स थ्रू पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट. Now let's see what secondary transport of amino acids look like. ठीक है, अब एक तो सेल का ल्यूमेन है जो व्हाइट वाला पोर्शन है और दूसरा सेल का इंटीरियर है. ठीक है, एक चीज बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके थ्रू आउट मेडिकल प्रोफेशन में इसको याद रखना. प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन इज, सेल के अंदर प्रिंसिपली या मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट कैटायन कौन सा होता है? पोटेशियम. सेल के बाहर क्या होता है? सोडियम होता है. यहां पे हम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस, तो यहां हमने हाइड्रोजन लिया है, बट अदरवाइज इट इज सोडियम. तो पोटेशियम इज द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन, वेयर एज सोडियम इज द प्रिंसिपल एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन. इसका मतलब ये नहीं है कि सेल के बाहर पोटेशियम नहीं होगा, होगा, बट अंदर के कंपैरिजन में काफी कम होगा. The interior of the cell contains abundant potassium ions. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को पोटेशियम आयन को जहां वो कम है वहां से ऐसी जगह डालना है जहां वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या ये इजी है? एक बस है जिसमें लोग ठूस के भरे हुए हैं, उसमें मेरे को 4 आदमियों को और ठूसना है, तो धक्का लगाना पड़ेगा ना. धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी. ठीक है, सेम थिंग विच आई डिस्कस्ड इन आवर, जब हमने लिपिड एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया था, कि ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस है. थर्मोडायनेमिक्स डजंट फेवर सच काइंड ऑफ प्रोसेस. तो इसलिए जहां भी थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल को हमें फेवरेबल बनाना होता है, वहां हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो उस रिएक्शन की एंट्रोपी को बढ़ा सके. तो यहां पे जो एंजाइम या जो ये एंजाइम भी है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस. ये क्या करेगी? ये पोटेशियम को तो सेल के अंदर ले आएगी. ठीक है, जहां पोटेशियम कम था वहां से उसको इसने वहां डाला जहां पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा था. ऐसे ही हाइड्रोजन जहां कम था वहां से हाइड्रोजन को इसने वहां डाला जहां हाइड्रोजन ज्यादा था. तो इस केस में क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी. तो दिस एनर्जी इज डिराइव्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी. तो एटीपी में जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं उनके टूटने से जो एनर्जी मिलती है, दैट विल ड्राइव दिस प्रोसेस. तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है. अब क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? नेचुरली अंदर वापस जाने की टेंडेंसी रखेगा. सो हाइड्रोजन को अब ज्यादा जगह से कम जगह पर ले जाना है, तो क्या इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं कोई एक गेट खोल दूंगा तो ये अपने आप ही चला जाएगा. तो वो गेट जो है वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है. तो जब हाइड्रोजन दोबारा इस गेट के थ्रू अंदर जाएगा, एंड माइंड इट कि ये वही हाइड्रोजन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले बाहर आया था, अब जब ये नेचुरल टेंडेंसी के थ्रू वापस अंदर जाएगा तो ये अपने साथ एक मॉलिक्यूल को और अंदर ले जाएगा. देन इट बिकम्स सिम्पोर्ट. अगर इस गेट के खुलने से एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ जाता तो वो बन जाता एंटीपोर्ट. क्योंकि अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये बाहर से अंदर चला जाएगा. पर अगर ये गेट खुलने की वजह से मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है या कोई ऐसा आयन है जो अंदर ज्यादा है, तो वो बाहर आ जाता, तो दैट बिकम्स एंटीपोर्ट. डिफरेंस क्लियर है कि सिम्पोर्ट क्या होता है और एंटीपोर्ट क्या होता है, एंड व्हाट इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसको क्यों हम सेकेंडरी बोलते हैं. ठीक है, short and sweet class.